हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं। और आज जो अपना टॉपिक है वो है आवेशन की विधियां। जी हाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब ये कि किसी भी वस्तु को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं या कोई वस्तु कैसे कैसे आवेशित की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे आवेश के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है, उसी से रिलेटेड हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, नेगेटिव प्रकृति का। इसको सबसे पहले बताया था 1909 में वैज्ञानिक मिलीकॉन ने। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, ये 1909 में वैज्ञानिक मिलीकॉन ने सबसे पहले बताया था। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश या फिर मूल आवेश कहते हैं। एक बात और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इनको K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से प्रकट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परमाणु के सेंट्रल पर, यानी कि परमाणु के केंद्र पर जो मटेरियल है उसको हमने कहा है नाभिक या केंद्रक। और केंद्रक में अर्थात न्यूक्लियस में अर्थात नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो आवेशन की क्रिया में कभी भी भाग नहीं लेते हैं, वो कभी भी नाभिक से निकलकर बाहर नहीं आते हैं। आवेशन की क्रिया में यदि कोई वस्तु आवेशित होती है तो सिर्फ नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और प्रोटॉनों की संख्या में जब अंतर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। बहुत स्पष्ट सी बात है, यदि कोई वस्तु आवेश रहित है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वस्तु के अंदर आवेश है, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर बराबर है यदि वस्तु आवेशित है। और यदि वस्तु आवेशित है अर्थात उस पर चार्ज है, जब वस्तु आवेश रहित है, जब वस्तु आवेश रहित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर बराबर है। यदि कोई वस्तु चार्ज है, कोई वस्तु आवेशित है, तो सीधा सीधा मतलब है कि वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में अब अंतर हो गया है। यदि इलेक्ट्रॉन चले गए तो वस्तु धनावेशित और इलेक्ट्रॉन यदि आ गए तो वस्तु ऋणावेशित। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे हमने आवेश ये बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश।
प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं। जरा इनके द्रव्यमान की बात करते हैं। Me यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। Mn यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका भी इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। हम डियर स्टूडेंट्स आपको बताना ये चाहते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जो समस्त धन आवेश होता है वो नाभिक में होता है, और जो द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान वो भी 99.95%, जी हाँ 99.95%, ये जो द्रव्यमान होता है ये नाभिक में ही होता है। जो परमाणु के पास द्रव्यमान है वो नाभिक के कारण ही है। ये देखिए 99.95% जो द्रव्यमान होता है परमाणु का वो नाभिक में होता है, प्रोटॉनों के वजह से और न्यूट्रॉनों की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है प्रोटॉनों की वजह से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तुलना में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि बहुत ही हल्के होते हैं। इसलिए जब भी किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का जिक्र चलता है कि परमाणु का द्रव्यमान किस वजह से होता है, तो डियर स्टूडेंट्स परमाणु का द्रव्यमान, समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक के पास होता है। और कितना? 99.95%, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान बहुत कम है और संपूर्ण धन आवेश नाभिक में ही होता है। तो दो बातें हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि संपूर्ण धनावेश नाभिक में होता है और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान भी नाभिक में ही होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की और प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना करें तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, क्योंकि 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 है, इसे माइनस का 31 है। तो प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम, और ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। इसको जब हम मेंटेन करेंगे तो 16.7 अपॉन 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 31, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आता है 1836 लगभग। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन जो है वो लगभग 1836 गुना भारी होता है। इसीलिए हम दो बातें सिर्फ कहना चाहते हैं कि परमाणु का समस्त धन आवेश नाभिक में होता है और लगभग समस्त द्रव्यमान भी नाभिक के पास ही होता है। अब हम अपने आज के
जो टॉपिक है इस पे चलते हैं, आवेशन की विधियां। तो डियर स्टूडेंट्स, आवेशन की विधियां होती हैं 3। तो देखिए हम आपको बताते हैं आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 है घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और नंबर 2 पे आता है ये नंबर 1। और नंबर 2 है घर्षण चालन द्वारा आवेशन। मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, चालन की 3 विधियां हैं ये। किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को 3 तरीके से आवेशित किया जा सकता है। ये आवेशन की विधियां हैं। पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि चालन द्वारा आवेशन और तीसरी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम आपको बताएंगे एक एक का पूरा वर्णन करते हुए कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे हो सकता है, चालन द्वारा आवेशन कैसे हो सकता है और प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे हो सकता है। तो जिक्र करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी अनुकूल परिस्थिति में सुइटेबल कंडीशन हो, उसमें यदि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, एक स्थिर हो और उसके ऊपर दूसरी गतिमान हो अथवा दोनों गतिमान हो, तो घर्षण हो सकता है। और जब घर्षण होता है तब किसी एक वस्तु के, जबकि दोनों वस्तुएं आवेश रहित होती हैं, तो एक वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं घर्षण करने वाली दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। घर्षण करने वाली इस तरीके से दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से बाहर कभी नहीं निकलते हैं और आवेशन की क्रिया में ये दोनों कभी नहीं भाग लेते हैं। आवेशन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से किसी वस्तु पर चले जाते हैं या दूसरी वस्तु से पहली वाली पे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये रेड स्केच और ये ब्लू, इन दोनों का आपस में इस तरीके से रगड़ें तो ये घर्षण कहलाएगा। और घर्षण में अगर हम ये मान लें कि इस रेड वाली स्केच से एक इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाली पे आ गया,
तो अब ये दोनों आवेशित हो गई। रेड वाली से एक इलेक्ट्रॉन चला आया तो इस पर एक प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी कुल मिला के, तो ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। इस तरीके से घर्षण द्वारा किसी वस्तु में आवेशन होता है। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ घर्षण कराते हैं, दो वस्तुएं जब घर्षण की पोजीशन में होती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु धनावेशित और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब स्टूडेंट्स जिक्र करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे किसी एक वस्तु के पास धनावेश या ऋण आवेश बहुतायत है। मान लीजिए किसी वस्तु के पास ऋण आवेश बहुत अधिक मात्रा में है, हम मान लेते हैं कि इसके पास ऋण आवेश बहुत अधिक मात्रा में है, और हम ये दूसरी वस्तु ले लें जो कि आवेश रहित है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इस पर ऋण आवेश बहुतायत है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। अगर हम इस दूसरी वस्तु को इसके संपर्क में रख दें इस तरीके से, तो इस स्केच पर जिस पर इलेक्ट्रॉन बहुतायत थे, ऋण आवेश प्रचुर मात्रा में था, उससे कुछ आवेश इस दूसरी वस्तु पर आ जाएगा जब हम इसको इसके संपर्क में रखेंगे तब। यदि इस पर ऋण आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यदि हम संपर्क करके इस तरीके से रख दें तो ये भी आवेशित हो जाएगी। हालांकि इस सिचुएशन पर में इस पर आवेश थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को हम संपर्क करके रख देंगे तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन का दाब समान हो जाएगा, अर्थात तब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होते रहेंगे जब तक कि दोनों पर आवेश एक जैसा नहीं हो जाता। इन केस अगर इस वस्तु पर धन आवेश प्रचुर मात्रा में है, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तभी तो इस पर धन आवेश हुआ। ऐसी पोजीशन में यदि हम दूसरी आवेश रहित वस्तु इसके संपर्क में रखें, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है, इसका मतलब है कि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर बराबर है। अगर हम इस पर धनावेश मान लें, धनावेश है अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और इस दूसरी आवेश रहित वस्तु को इसके संपर्क में रखते हैं इस प्रकार से, तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रॉन इस आवेश रहित वस्तु के अब इस वस्तु पर चले जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि इन दोनों वस्तुओं पर धन आवेश समान रूप से वितरित नहीं हो जाता, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स का जो दाब है वो बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स चालन द्वारा आवेशन होता है। चालन द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम किसी एक प्रचुर मात्रा में आवेशित, जिस पर आवेश की मात्रा भरपूर हो, उसके संपर्क में कोई आवेश रहित वस्तु रख देते हैं तो आवेश रहित वस्तु पर भी कुछ चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हम चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं किसी वस्तु का। सबसे महत्वपूर्ण विधि वो है प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाय कंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय कंडक्शन ये अपने सिलेबस में भी कई जगह ये शब्द प्रयोग होता है कि प्रेरण द्वारा इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया, प्रेरण द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। कई जगह ये देखने को मिलता है, जैसे श्रेणी क्रम में संधारित्रों का जोड़ना, समांतर क्रम में संधारित्रों का जोड़ना, समांतर प्लेट संधारित्र में कई जगह स्टूडेंट्स प्रेरण शब्द का प्रयोग होता है और अक्सर स्टूडेंट्स इस प्रेरण शब्द का सही मतलब नहीं जानते होते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है और हम वादा करते हैं कि आज के बाद आप कभी भी प्रेरण की क्रिया को भूल नहीं पाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स,
मान लिया स्टूडेंट्स कि ये कोई वस्तु है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में आवेश रहित है। आवेश रहित है तो इसका मतलब ये है कि इस पर धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप में है। दूसरी वस्तु जो है वो भी आवेश रहित है। आवेश रहित है तो इसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश भी बराबर बराबर हैं। इस तरीके से ये दोनों आवेश रहित हो गई। हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए वस्तु ए और ये मान लीजिए बी। हम मानते हैं, चलिए इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके अंदर इतना धनावेश है। और इतना ही ऋणावेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ऋणावेश और धनावेश इस पर बराबर बराबर है तो ये आवेश रहित हो गई, हो ही जाएगी। और इस वाली वस्तु पर, इस पर अब हम किसी बाहरी स्रोत से किसी भी तरीके से इसको धनावेशित कर देते हैं तो इस पर संपूर्ण वस्तु पर धनावेश की अब अधिकता है। ये देखिए इससे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो इस वस्तु पर कैसा आवेश? धन आवेश। ये वस्तु ए जो है वो धनावेशित हो गई। दूसरी वस्तु पर कोई आवेश नहीं दिया, वो आवेश रहित है। जैसे ही ए वस्तु धनावेशित होती है और इसके पास इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ये बी वस्तु रखी है, तो अब होगा क्या कि इसके अंदर जो धनावेश और ऋण आवेश समान रूप से वितरित है वो अब समान रूप से वितरित नहीं रहेगा। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो तरीके का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। और विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण बल लगाता है, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करता है, और समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो धनावेश है, यहाँ पास में जो वस्तु है उस पर बहुतायत धनावेश है, तो इसके अंदर जो धन आवेश है समान रूप से वितरित है। ये वाला धन आवेश इस वाले छोटे से धन आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये धक्का मार के दूर की तरफ धकेल देगा। और इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर के हमने ऋण आवेश लगाए हैं 10, उन ऋण आवेश को, चूंकि इस पर ये धन आवेश है, ऋण आवेश ये विपरीत प्रकृति हो गया, इसको वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो होगा क्या, ये वस्तु फिर इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे। इस पर ऋण आवेश इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋण आवेश को आकर्षित कर लिया और धन आवेश को दूर पटक दिया जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रिया हुई इसी को बोलते हैं प्रेरण। ऐसी सिचुएशन में यदि हम इस वाली वस्तु के बाहरी सिरे को जमीन से जोड़ दें इस तरीके से, ऐसे, तो जमीन से आने वाले, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को भी खत्म कर देंगे, इस वाले को, और कुल मिला के ये वाली वस्तु जो है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो ये जो क्रिया होती है जिसमें 9 10, जिसमें दो वस्तुओं को हम पास पास रखें और एक वस्तु को हम जैसे धन आवेश दे दिया, तो पास वाली दूसरी वस्तु पर जो आवेश इसको दिया है उसके विपरीत प्रकृति का आवेश सामने वाली वस्तु के
इस तरफ वाले पृष्ठ पे हो जाएगा जो पृष्ठ आवेशित वस्तु की ओर है, और धन आवेश इससे दूर की तरफ हो जाता है। इस प्रकार से ये क्रिया कहलाती है प्रेरण की। इन केस अगर हम इसको ऋण आवेशित कर देते, ऋण आवेशित, तो स्टूडेंट्स होता क्या, ये धन आवेश जो है वो इधर आ जाता और ये ऋण आवेश इधर हो जाता। अगर इस पर ऋण आवेश होता तो विपरीत प्रकृति की ये धन आवेश को आकर्षित करता, तो धन आवेश यहाँ पे होता और ऋण आवेश यहाँ पे होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आवेशन की विधियां। तो आवेशन की पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।